की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अयोध्या से आ रही, जहां पर 6 से 15 अक्टूबर तक होगी रामलीला। अयोध्या में 6 से 15 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में 6 से 15 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी अयोध्या से दे रहे हैं। तो 6 से 15 अक्टूबर तक होगी रामलीला और तो ये बड़ी जानकारी अयोध्या से दे रहे हैं। 6 से 15 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इस बार श्री राम जन्मभूमि में होगी रामलीला। शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा। सीता की भूमिका में अभिनेत्री भाग्यश्री नजर आएंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लोग घरों में बैठकर देख सकेंगे रामलीला और इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। तो 6 से 15 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इसके लिए समय और तिथि जो है तैयार कर दी गई है और इस बार श्री राम जन्मभूमि में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये टाइम जो है सेट कर दिया गया है। सीता की भूमिका में अभिनेत्री भाग्यश्री नजर आएंगी। लोग घरों में बैठकर देख सकेंगे रामलीला। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको अयोध्या से दे रहे हैं, जहां पर 6 से 15 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा और समय भी जो है निर्धारित कर दिया गया है। शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा और सीता की भूमिका में अभिनेत्री भाग्यश्री नजर आएंगी। लोग घरों में बैठकर ही देख सकेंगे रामलीला। इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर ली गई है। तो इस बार अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, बेहद खास होगा। तो अभिनेता शक्ति कपूर अहिरावण की भूमिका में नजर आएंगे और रजा मुराद कुंभकर्ण की भूमिका में नजर आएंगे। बिंदु दारा सिंह हनुमान जी की भूमिका में नजर आएंगे और असरानी नारद मुनि की भूमिका में नजर आते हुए दिखाई देंगे आपको। शहबाज खान रावण की भूमिका में नजर आएंगे। ये तमाम किरदार हम आपको बता रहे हैं कौन किस किरदार में अपनी भूमिका निभाएगा। अभिनेता शक्ति कपूर अहिरावण की भूमिका में नजर आएंगे, तो वहीं रजा मुराद कुंभकर्ण की भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अबुल बसर फोन लाइन पर जुड़े हैं। अबुल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस बार का जो रामलीला है कितना अहम होगा, क्या कुछ खास होगा और क्या कुछ तैयारी अभी से शुरू कर ली गई है? देखिए, बिल्कुल, अगर कोरोना काल, अगर जिस तरीके से कोविड का जो संक्रमण है, अगर ये खत्म होता है, इस महामारी से देश बाहर निकलता है, तो ऐसे में इस बार की जो रामलीला होगी वो बेहद भव्य होगी। उसकी तैयारियां एक तरीके से कही जाए तो जो संस्कृति विभाग है उसने शुरू कर दी है और बेहद भव्य रामलीला होगी। उसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। इस बार 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये रामलीला आयोजित की जाएगी और जैसा मैंने पहले कहा कि इस सारी चीजों के लिए जो इंतजाम है, क्योंकि पिछली बार सरकार ने, योगी सरकार ने अयोध्या में जो रामलीला की थी वो बेहद भव्य की थी। हालांकि कोविड काल के चलते ऑडियंस को अनुमति नहीं दी गई थी। केवल ये डिजिटल तौर पे लोगों ने इसका प्रसारण हुआ था और लोगों ने देखा था और ये अयोध्या की रामलीला को पूरे देश दुनिया में देखा गया था। लेकिन इस बार कोशिश ये है कि इस बार ऑडियंस भी हो। अगर कोविड का संक्रमण नहीं होता है तो ये रामलीला बेहद भव्य तरीके से होगी और इस बार शक्ति कपूर इसमें अहिरावण की भूमिका निभाएंगे। कहा जा रहा है कि रजा मुराद भी कुंभकर्ण का अभिनय करेंगे, हनुमान के रूप में बिंदु दारा सिंह, और ये लोग पहले भी जो पिछली बार रामलीला हुई थी उसमें भी ये लोग थे। लेकिन चूंकि योगी सरकार के आने के बाद अयोध्या का जो चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो दिव्य दीपोत्सव हो, इन सारे आयोजन को जो अयोध्या से जिनका जुड़ाव रहा है उसको भव्य तरीके से मनाने और उसको करने की एक कोशिश है और ये सकारात्मक कोशिश लगातार होती जा रही है। पहले जब योगी सरकार आई तो उसके बाद अयोध्या में एक दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ।
दूसरे साल उसका जब आयोजन हुआ तो उसको काफी भव्य तरीके से मनाया गया। अफसोस की बात ये रही हमेशा कि जब तक इससे पहले जब योगी सरकार नहीं थी, उससे पहले अयोध्या में ना तो दीपोत्सव इस तरीके से भव्य तरीके से मनाया जाता था और ना ही अयोध्या में रामलीला का आयोजन होता था। कहीं एक आध दो जगह छुटपुट तरीके से लोग रामलीला का आयोजन करते थे, लेकिन ठीक है अबुल बशर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अब देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। कोरोना के चलते 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला लिया गया है। देहरादून रीजन में बनाए गए थे 333 परीक्षा केंद्र, लेकिन ये खबर सामने आई है अब सीबीएसई की तर्ज पर उत्तराखंड स्टेट में भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है और सीबीएसई की तर्ज पर जो छात्र हित में, अभिभावक हित में, शिक्षकों के हित में और राष्ट्र के हित में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात मैं आज इस बात की मैं घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश के हित में और बच्चों के जीवन को देखते हुए, कोविड महामारी की समस्या को देखते हुए छात्र हित, शिक्षक हित, अभिभावक हित, सबके हित में सीबीएसई बोर्ड का डिसीजन का स्वागत करते हुए मैं उत्तराखंड प्रदेश में भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को निरस्त करने का हमने निर्णय ले लिया। तो सीबीएसई की तर्ज पर 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ये फैसला लिया गया है। बीते दिन केंद्र की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया था, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना का संकट जारी है और बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि बच्चों को इस तनाव के माहौल में परीक्षा करवाना जो है सही नहीं है, ये कहना है केंद्र सरकार का। और इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बाकायदा बैठक बुलाई और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हालांकि परीक्षा केंद्र में बनाए गए थे, देहरादून रीजन में कुल 333 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि उत्तराखंड में 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, रद्द कर दी गई है। हालांकि रूपरेखा क्या होगा मूल्यांकन का, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। और आपको बता दें कि कोरोना के चलते 12वीं की परीक्षा को रद्द किया। 10वीं की परीक्षा को पहले से रद्द कर दिया गया था और 12वीं के जो विद्यार्थी है वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से सीबीएसई की जो परीक्षाएं रद्द कर दी गई, बीते दिन ये तस्वीर जो है स्पष्ट हुई है और आज उत्तराखंड के विद्यार्थियों को भी। उधर डीआरडीओ द्वारा हल्द्वानी में बनाए गए 500 बेड के कोविड अस्पताल का सीएम ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इस अस्पताल में 375 बेड, ऑक्सीजन 125 आईसीयू के होंगे और ये अस्पताल आधुनिक तकनीक से लैस होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि कुमाऊं के सीमांत जिले के मरीजों को जिस तरीके से अपना इलाज कराने के लिए हल्द्वानी आकर अस्पताल भटकना पड़ता था, इस कोविड-19 अस्पताल के बनने से उनको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं लचर है, जिसको देखते हुए डीआरडीओ और राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि हल्द्वानी में 500 बेड का फैब्रिकेटेड कोविड-19 अस्पताल तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल तरीके से किया और जनता को समर्पित किया। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। एक महीने पहले जहां 10,000 के करीब प्रतिदिन मामले आ रहे थे, वहीं 24 घंटे में 900 के करीब मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि कोविड-19 कर्फ्यू की वजह से कोरोना को काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया गया है, लेकिन भविष्य में जब कोविड कर्फ्यू खत्म होगा तब भी लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है और लापरवाह ना रहे, नियमों का पालन करते रहे। ये अपील
स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की तरफ से की गई है। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा अब कटौती देखने को मिल रही है, मामले बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भी देखिए, कोविड की लड़ाई में ये पूरा समाज एक साथ है। हेल्थ डिपार्टमेंट तो समाज का एक पार्ट है, लेकिन जिसमें हमारे सारे के सारे लोग हैं, जनता है, हमारी प्रेस है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सामान्य जनप्रतिनिधिगण हैं, सब पूरे समाज ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है कोविड के अगेंस्ट। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन सभी के एक साथ एकजुट होकर प्रयासों का ही नतीजा है कि हमारे नंबर्स कम आए हैं। देखिए, कोविड की लड़ाई में ये पूरा समाज एक साथ है। हेल्थ डिपार्टमेंट तो समाज का एक पार्ट है, लेकिन जिसमें हमारे सारे के सारे लोग हैं, जनता है, हमारी प्रेस है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सामान्य जनप्रतिनिधिगण हैं, सब पूरे समाज ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है कोविड के अगेंस्ट। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन सभी के एक साथ एकजुट होकर प्रयासों का ही नतीजा है कि हमारे नंबर्स कम आए हैं। देखिए, कोविड की लड़ाई में उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होने लगे, लेकिन तीसरी वेव और खासतौर पर बच्चों को लेकर अब खासी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि तीसरी वेव में बच्चों को खतरा हो सकता है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि तीसरी वेव को देखते हुए प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों से ट्रेनिंग सेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स के अलावा मेडिकल स्टाफ को भी इस माहौल में काम करने की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही अस्पतालों में बच्चों के संबंधित वार्ड, आईसीयू, पीआईसीयू, सीसीयू, एनएससीयू की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। हमारी तैयारियां हो रही हैं और बच्चों के लिए विशेषकर जो है हमारे जो पीडियाट्रिक आईसीयू होती हैं, एनआईसीयू होते हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं। किस तरीके से हमें बेड बढ़ाना है, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करनी है, तो आजकल जो है उसी में तैयारियां चल रही हैं और दवाइयां और जितने भी संसाधन हैं वो सब जुटाए जा रहे हैं और कुछ ना कुछ योजनाएं इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि उस समय जो है कोई ऐसी जो है परेशानी उत्पन्न ना हो और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे दवाओं की व्यवस्था हो, हर पहलू को जो है देखा जा रहा है और उस पर जो है हमारी पूरी जो है नज़र है और पूरी तैयारियां हैं। जो हमारे लीडिंग पीडियाट्रिशियंस हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, उन सब की टीम बनाई है, उनका भी हमारे पास रिकमेंडेशन आया है। इसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से भी कुछ सामान्यतः उन्होंने कुछ नियम जारी करे हैं। राज्य सरकार उन सभी नियमों को देख रही है, उनको स्टडी कर रहे हैं और उसमें कई सारे एक्शनेबल पॉइंट्स हैं जो हमें लेटर ऑन लेने हैं, जो इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन है, इन टर्म्स ऑफ बेड कैपेसिटी है, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर चेंज है। कोरोना काल में डीएम उधम सिंह नगर ने काशीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं डीएम ने अस्पताल में वैक्सीनेशन वार्ड और कोरोना वार्ड का विशेष निरीक्षण कर दवा वितरण केंद्र का भी जायजा लिया। उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान और अस्पताल की दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर्स के लिए डॉक्टर्स को निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण से रोजाना सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। ऐसे में हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर फ्लाईओवर पर पड़े मृतकों के कपड़े और भारी मात्रा में पड़ी हुई दवाइयों ने स्थानीय लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस मामले में प्रशासन से गुहार लगाई है। मामला रायवाला से देहरादून जाते वक्त छीतदरवाला के समीप पानी पर बने फ्लाईओवर का है। आपको बता दें कि मृतकों के कपड़े और दवाइयां जितनी पुल के ऊपर पड़ी हुई है, उतनी ही पुल के नीचे ग्रामीण क्षेत्र को जाने वाले मार्ग पर मिली हुई है। मसूरे की बात करते हैं, जहां पर खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने राशन की दुकानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं उपभोक्ताओं को दिए जा रहे गेहूं, चावल और दाल को चेक किया गया, जो सही पाए गए हैं। खाद्य पूर्ति अधिकारी विवेक साहा ने सभी राशन विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को राशन देने में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के राशन को हर हाल में उपभोक्ताओं को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी राशन विक्रेता की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जाँच की जाएगी।
उधर मसूरी में भारत पेट्रोल पंप को संचालित करने के लिए नगर पालिका और डीएम द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को शिकायतकर्ता द्वारा गलत ठहराया गया है, जिसको लेकर डीएम द्वारा प्रशासन, नगर पालिका परिषद मसूरी, एसआईटी के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसके द्वारा बुधवार को भारत पेट्रोल पंप का स्थलीय निरीक्षण कर भारत पेट्रोल पंप की जगह से नापा गया। वहीं भारत पेट्रोल पंप के दस्तावेज को भी खंगाला गया। अधिशासी अधिकारी एमएलए शाह और नायब तहसीलदार जसपाल राणा द्वारा बताया गया है कि डीएम के निर्देश उक्त मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में डीएम द्वारा मसूरी में संचालित भारत पेट्रोल पंप अनापत्ति पत्र को लेकर दिए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय में एक शिकायत पर बात चल रहा है इनका, इस पेट्रोल पंप के संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में भी बात चल रहा है। तो उसमें ये डिसाइड हुआ है कि इसका स्थल पर निरीक्षण कर लिया जाए और स्थल पर किस स्थान पर कितने एरिया में ये बना हुआ है और फिर इसका मिलान जो है इनके अभिलेखों से किया जाएगा। तत्पश्चात इसमें कोई निर्णय किया जाएगा। भूमि लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।